लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियर एनर्जी। हम सब जानते हैं कि ना 1940s में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया था, जिससे एक न्यूक्लियर एज की शुरुआत हुई थी। तो लोगों ने बाद में सोचा कि अच्छा, अगर हम जो फिजन रिएक्शन करते हैं, फिजन रिएक्शन, उसके अंदर जब हम एटम को स्प्लिट करते हैं तो उससे दो छोटे एटम्स बनते हैं प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये जो एनर्जी है इसको हम एज अ वेपन के बजाय हम इसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो उन्होंने इसके लिए सोचा कि अच्छा, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियली जो ये प्रोसेस था ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इंजीनियर्स और साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसको बनाना है। 1970s में हम सबको पता है कि ना जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाया था यूएस के ऊपर, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया की जो ऑयल की प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि अच्छा, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर गई हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव लाजमी डेवलप करना है। तो फिर उस वो जो ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव उनको नज़र आ रहा था, वो न्यूक्लियर एनर्जी था। क्यों न्यूक्लियर एनर्जी था? क्योंकि 1 ग्राम यूरेनियम से आप 2.5 मिलियन टाइम्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा इस बना सकते हो जितनी कि आप कोल से बनाओगे, इन कंपैरिजन टू कोल। हम देख लेते हैं कि ना न्यूक्लियर एनर्जी काम कैसे करती है। सो न्यूक्लियर एनर्जी इस तरह से काम करती है कि ना, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। मैं सेकंड, हाँ, तो हमारे पास में सबसे पहले एक रिएक्टर वाली जगह होती है। ठीक है, अब यहाँ से इस जगह के अंदर ना हमें रिएक्शन करना होता है। ये जो आप रॉड्स देख रहे हैं ना, ये कंट्रोल रोड्स होते हैं और ये ना लेड से बने होते हैं। ठीक है, और ये ना रिएक्शन की ना स्पीड को कर रहे होते हैं कंट्रोल। तो अगर आप इन रोड्स को जितना बाहर निकालेंगे ना, उतना रिएक्शन फास्ट होगा, और जितना अंदर डालेंगे तो उतना रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, तो यस, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे ना रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब वो हीट जो होती है ना, उस हीट को हम क्या करते हैं कि यहाँ से ना इस वाटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्बाइन होता है जो कि उस हीट को वापस ला रहा होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ना, देखो, हमारे पास ना यहाँ पे पानी जो है ना, उसको हम गर्म कर रहे होते हैं एक तरफ से, और स्टीम जनरेट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कूल वाटर आया और यहाँ से हमारे पास वार्म वाटर स्टीम के साथ बाहर गया। इस स्टीम ने आगे जाके यहाँ पे इन टरबाइन को स्पिन किया। ठीक है, अब ये टरबाइन जो है ना, आगे एक जनरेटर के साथ लगी हुई है और वो जनरेटर आगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। जो वाटर है ना, वो वापस हमने उसको कर दिया। ये हमारे पास कूल वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम कूल वाटर को अंदर पुश कर रहे हैं, जो इस स्टीम को ना वो कर रहा है, लिक्विफाई कर रहा है, और दोबारा हमारे पास यहाँ पे कंडेंसेशन के थ्रू वाटर बन रहा है, और उस वाटर को हम दोबारा से इस एनर्जी प्रोसेस के अंदर, तो ये वाला देखें, वो क्लोज साइकिल है। ये वाटर कहीं कभी भी बाहर नहीं जाता। ये वाली जो पाइप्स हैं, ये इसके साथ कंडक्शन के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, वो डेवलप वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का इतना इस्तेमाल नहीं है। और इसने ना लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है डेवलप कंट्रीज़ में। नॉन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ, अच्छा, हमें पता है कि ना, जो विंड है, सोलर है, और वो सारी जो चीज़ें हैं ना, इनकी नॉन कंटिन्यूस सप्लाई है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है ना, उसकी वजह से सिटीज़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी नहीं होता। तो ये भी एक ऊपर, और इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी खुद भी इन इट सेल्फ इवॉल्व कर रही है, तो वो काइंड ऑफ इसके ना फेवर में। अच्छा, यूके गवर्नमेंट ने कोई न्यू एनर्जी पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर ना 21% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो न्यूक्लियर से आ रही है। उन्होंने काफ़ी थॉरो प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसकी वजह से, क्योंकि हम सबको पता है कि ना, चेरनोबिल के अंदर
न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर रिएक्टर में ना मसला हो गया था और वो लीक कर गया था सारा ना रेडिएशन। तो उस डिज़ास्टर की वजह से ना उस डिज़ास्टर के बाद ना ख़ास तौर पे न्यूक्लियर को ना इतने अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता, तो इसलिए लाइक थोड़ा असेसमेंट की वगैरह की काफ़ी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखने लगे बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना या फिर उनके एंजाइम्स, इनको हम यूज़ करें और हम ऐसे या प्रोडक्ट या प्रोसेसेस डेवलप करें जो कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल हों। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं और हम उससे ऐसे प्रोडक्ट या प्रोसेसेस बनाते हैं जिनका मकसद होता है वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि ना बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई और मैनिपुलेट एनी बायोलॉजिकल सिस्टम और लिविंग सिस्टम फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और फॉर वेरियस पर्पसेस। प्रिंसिपल्स क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के? सबसे पहला प्रोसेस प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या प्रोसेस है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। क्या करना है हमने? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करना बाय चेंजिंग जेनेटिक मटेरियल इन दम। इट इज़ मेनली इंक्लूड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इज़ द एबिलिटी टू आइसोलेट जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर इट टू होस्ट टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो दोनों ही सेम बातें हैं। ठीक है, हमने पढ़ा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स। Modern biotechnology raised pharmaceutical industries to the peak point. Its application resulted in many biotechnological products, both in terms of quantity and quality. It improved methods of manufacturing, storage, maintenance, etc. इसमें एंटीबायोटिक्स और इंजाइम्स वगैरह काफ़ी हमारे इसकी एग्जांपल्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है? हम तीन इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने लगे। सबसे पहले इसकी एग्रीकल्चर में इसकी क्या एप्लीकेशन है? जो हम हर्बिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हर्बिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं कि ना जो वीड होती है उसको किल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स हम जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये वाले जो केमिकल्स होते हैं ना, ये प्लांट को भी और जो उसकी क्रॉप होती है ना उसको भी डैमेज करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ हो। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे प्लांट की जो जीन्स है हम उसको इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो खुद ही जो है ना रेजिस्टेंट हो। लाइक हम ना उसके अंदर ऐसी जीन्स इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वीट जो होती है ना वो रेजिस्टेंट हो जाती है और या पेस्ट रेजिस्टेंस उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें जो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स है ना वो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। तो इसके साथ हमने इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जिन जिन हमने प्लांट्स को हमने ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ है। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं मेज़ की, वीट की, राइस की, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन और कॉटन। इन सबको ना हमने ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ है और हम इसको फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं। हेल्थ के अंदर इसकी क्या एग्जांपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की? इसके अंदर ना हमारे पास हेल्थ के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हमने किसी डिज़ीज़ को क्योर करना होता है, ठीक है, या फिर हमें किसी की हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। और इन दोनों चीज़ों में जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा काम आ रही है। तो ऐसी डिजीज़ जिनकी पहली ना
ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल नहीं थी, अब हम उसको ट्रीट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ना कौन कौन सी। सबसे पहले इंसुलिन है, ठीक है। हमें पता है कि ना पहले हम इंसुलिन ना एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे जब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं था। तो और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी इंसुलिन बनती थी, तो हम हर किसी को इंसुलिन प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। अब हम क्या करते हैं कि ना अब हम जो इंसुलिन वाला जीन है वो हम ना बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और हम बैक्टीरिया को कहते हैं, तो बैक्टीरिया जब नॉर्मली रेप्लिकेट करता है तो वो हमारे लिए इंसुलिन भी बना देता है काफ़ी सारी, और फिर वो इंसुलिन हम इंस्ट्रक्ट करके लाइक चीपली आगे लोगों को दे देते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। वैक्सीन्स, डिफरेंट वैक्सीन्स, आपको पता है कोविड के दरमियान में हमने वैक्सीनेशन देखी जो कि रिकम्बिनेंट आरएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनी थी। ग्रोथ हार्मोन्स हम इस्तेमाल करते हैं, बीटा एंडोर्फिन्स इस्तेमाल करते हैं जो कि पेन किलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। आजकल जितने भी पेनफुल सर्जरीज होते हैं उन सब में अंदर ये बीटा एंडोर्फिन का इस्तेमाल होता है। इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सीवेज वाटर एक्सेट्रा, इन सब के अंदर भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट। अच्छा, तो हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सीवेज वाटर जो है ना उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अगर जो हमें पता है कि ना टैंकर जो हमारे पास ऑयल की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी कभी वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और वो ऑयल स्पिल कर देते हैं। तो इसको ट्रीट, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज करता है, क्योंकि जब समंदर के ऊपर ऑयल आ जाता है तो सनलाइट नीचे फिशेस के पास नहीं जा पाती ना, तो इसलिए फिर उनको मसला होता है। तो हम इसलिए ये जो माइक्रोब्स हैं हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इनको इस ऑयल स्पिलेज को ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो स्पेंसर्स, जो पेस्टिसाइड्स थे ना वो हमारे पास वाटर पोल्यूशन भी तो कॉज कर रहे थे जब अगर वो वॉश आउट होते थे। तो अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से जो पेस्टिसाइड्स का जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आगे हम देख रहे हैं बायोफ्यूल। Okay, what is biofuel? Biofuel is a liquid. Biofuel is a liquid gas and solid fuels that are primarily originated from biomass. अच्छा, तो बायोमास क्या होती है? Biomass energy is an industry term that refers to obtaining energy by burning wood, plants, and other organic material. Manure, for example, is organic material. Biofuel has oxygen level of 15 to 20%, making them chemical properties of biofuel very different from those of petroleum. जो बायोफ्यूल होता है ना उसके अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल होता है ना वो 10 to 45% होता है, जो कि ना पेट्रोलियम के साथ काफ़ी डिफरेंट है। तो बायोफ्यूल के अंदर हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं? बायोएथेनॉल, बायोमेथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायोसिंथेटिक गैस, बायो ऑयल, बायोहाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं बायोफ्यूल्स की, और बेसिकली हम ना उनके सोर्स की बेसिस पे करते हैं कि ना क्या उनको हम सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट का बायोमास यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, तो इसके डिफरेंट, अगर हम फॉरेस्ट से कोई चीज़ आ रहा है तो हम उसको फॉरेस्ट बायोमास कहते हैं। अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रीकल्चर बायोमास, फिशरी प्रोडक्ट्स आ रहा है या म्यूनसिपल बेस्ड है तो उसको हम इन 3 बेसिस पे करते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट, एग्री और फिशरी। तो और फोर्थ है म्यूनसिपल। ये हमारे पास 4 सोर्सेस हैं बायोमास की।
हम फिजिकल स्टेट के ऊपर भी कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि क्या फिजिकल स्टेट है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये बेसिकली उसका एनर्जी साइकिल है कि सोलर एनर्जी आई और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने इस्तेमाल करके डिफरेंट जो दरख्त हैं उनको उगाया, ठीक है। उन दरख्त को हमने बर्न करके हार्वेस्टिंग की, ठीक है, और हमने ना उनको बनाया वुड के अंदर। वुड, सेलुलोज इस्तेमाल हुआ हमारे अंदर डिफरेंट चीज़ों के अंदर। फिर जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो हमने फिर उसको उसके अंदर से बनाया बायोफ्यूल, और वो बायोफ्यूल दोबारा से उन्होंने इमिट किया, और वो बायोफ्यूल हमने इस्तेमाल किया कार्स, ट्रैक्टर्स और जहाज़ चलाने के लिए। ऑब्वियसली हमें पता है कि इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर चलेगी और हमने इन्वायरमेंट के अंदर दोबारा से उसको यूज़ कर लिया इसके अंदर। और जो पेट्रोलियम वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर ट्राई किया है कि ये हमारे पास रिसाइकल हो रहा है। इनिशियली भी देखो हमने ना कार्बन डाइऑक्साइड और सोलर एनर्जी की मदद से ही बायोमास बनाया था, ठीक है, और फिर उस बायोमास को हमने हार्वेस्ट करके डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू गुजार के हमने उसमें से बायोमास को कन्वर्ट किया बायोफ्यूल में। अब वो बायोफ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, बेशक हमारे पास टेक्निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये उतनी कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो हम वापस दोबारा से उधर चली जाएगी जहाँ से हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। तो अगर और ये दोबारा से इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन मसला तो ये होता है ना कि वो अगर इन्वायरमेंट के अंदर ट्रैप है और उसको कोई एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोसेस फ्रॉम और प्रोसेस फॉर्म और इन द अनप्रोसेस फॉर्म। सो अगर हम जो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो प्रोसेस फॉर्म है या अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, तो प्राइमरी बायोफ्यूल्स आर इन अनप्रोसेस्ड form primarily for heating, cooking, electricity production. These fuels include wood pellets, lumber, charcoal, corn, sugarcane, etc. Secondary biofuels are generally plant transformers that can be used in vehicles and utilities products. तो बेसिकली अगर आप लोगों में से कोई विलेज से ताल्लुक़ रखते तो उसे पता होगा कि अगर आपने ट्री को कट किया, ठीक है, अब इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ना डायरेक्टली इसको बर्न करें और यूज़ कर लें फॉर कुकिंग। तो ये क्या एग्जांपल है, ये प्राइमरी बायोफ्यूल की एग्जांपल है। लेकिन अगर आपने इस ट्री को प्रोसेस किया, ठीक है, और इसमें से बना दी कोई गैस, ठीक है, फॉर एग्जांपल मीथेन बना दी, ठीक है, और फिर ये मीथेन आपने कार में यूज़ की, ठीक है, तो अब ये जो है ना ये सेकेंडरी है, क्योंकि आपने डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं यूज़ किया, बायोमास को नहीं यूज़ किया, आपने उसको कन्वर्ट किया पहले और फिर यूज़ किया, तो इसलिए इट्स कॉल्ड सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टेबल के अंदर देखते हैं फर्दर, इस टेबल के अंदर हमें फर्दर सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। प्राइमरी बायोफ्यूल, सेकेंडरी बायोफ्यूल। सेकेंडरी बायोफ्यूल क्या है कि फर्दर काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या हो सकता है कि अगर हम स्टार्च, शुगर, एनिमल फैट्स और ओके, सो जो बायोफ्यूल है सेकेंडरी बायोफ्यूल है, उसकी फर्दर काफ़ी ज़्यादा जनरेशन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। तो derived from sources like starch, sugar, animal fats, vegetable oil. जो सेकेंड जनरेशन है वो लग थर्ड जनरेशन में अलगल बायोमास है, फोर्थ जनरेशन में बायो कन्वर्जन ऑफ लिविंग बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इसका है कॉस्ट बेनिफिट। Biofuels are potentially be significantly less expensive than gasoline and fossil fuels.
easy to source. Gasoline is refined crude oil, which happens to be non-renewable. Biofuels are made from many different sources, such as manure waste from crops, plants grown specifically for fuel. इसके अलावा रिन्यूएबल दोबारा से और ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसके अलावा लो लेवल ऑफ पोल्यूशन कॉज करता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एनर्जी आउटपुट, बायोफ्यूल्स लोअर एनर्जी आउटपुट देते हैं ट्रेडिशनल फ्यूल्स, ये इसके मेजर डिसएडवांटेज हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी। उसके अलावा फूड प्राइसेस को इंक्रीज़ कर सकता है और वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसको यूज़ करने के लिए। तो फ्यूचर ऑफ बायोफ्यूल क्या? सो रिन्यूएबल का जो रिसोर्स है ना, उसको हम 20% तक इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं बाई 2025। अभी फ़िलहाल ये 6% है, तो ऑलमोस्ट 2025 आ चुका है और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ये 20% तक हमने अचीव किया। इसके दौरान हमसे काफ़ी ज़्यादा पास वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा।